सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल साहू, राजकीय कन्या महाविद्यालय पोखरण, सहायक आचार्य भूगोल। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल की अध्ययन विधियाँ। आर्थिक भूगोल के विशेष दृष्टिकोण और उद्देश्य के अनुसार इसमें विभिन्न अध्ययन विधियाँ अपनाई जाती है, अर्थात उसकी स्टडी मेथड्स। इसमें समन्वित अथवा किसी खंड विशेष के संगठनात्मक स्वरूप का विवेचन करने के लिए निम्न प्रश्नों का उत्तर में अपेक्षित है। प्रथम है अवस्थिति तथा वितरण प्रतिरूप। अवस्थिति लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। आर्थिक तंत्र है जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके किसी भी एलिमेंट के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि उक्त एलिमेंट या तत्व या आर्थिक प्रक्रिया कहाँ पर अवस्थित है। अवस्थित अर्थात उसकी लोकेशन, उसका पॉइंट कहाँ है, उसका प्रादेशिक वितरण प्रतिरूप कैसा है, उसकी सापेक्षिक अवस्थिति। सापेक्षिक से आशय है उसके अन्य प्रदेशों के स्थान पर उसकी लोकेशन, और उसका वितरण प्रतिरूप का ज्ञान क्षेत्रीय संगठन का सही रूप जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि विश्व में जनसंख्या कहाँ कहाँ और किस प्रकार वितरित है। कहीं जनपुंज मिलता है तो कहीं पर विरल जनसंख्या। इसी का विशेष तंत्र सिस्टम, क्रम, ऑर्डर और अवस्था, अरेंजमेंट्स व्यक्त करते हैं। उक्त तीनों के सम्मिश्रण को ही वितरण प्रतिरूप कहते हैं, अर्थात सिस्टम, ऑर्डर और अरेंजमेंट के मिश्रण को ही वितरण प्रतिरूप, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से पूर्ण मात्रा ही नहीं वरन सापेक्षिक मात्रा की प्रादेशिक भिन्नता का भी आभास मिलता है। वितरण प्रतिरूप के आधार पर विभिन्न स्थल तथा आकार प्रकार के वितरण क्षेत्र जैसे एरिया, उसकी लोकेलिटी, उसकी पेटी अर्थात बेल्ट, उसका क्षेत्र, खंड, जोन, परिमंडल, रिलीम आदि निर्धारित करते हैं। इनमें प्रथम जो तीन है अर्थात एरिया, लोकेलिटी और बेल्ट का साधारण अर्थ में स्थानीय सापेक्षिक महत्व दर्शाने के लिए होता है। इसका हम अध्ययन कड़ी रूप में करेंगे, अर्थात पहले जो अवस्थिति और वितरण प्रतिरूप है इसी का दूसरे बिंदु से लिंक करते हुए, अर्थात विशेषताएं तथा विशिष्टताएं। किसी तत्व की अवस्थिति एवं वितरण प्रतिरूप जानने के बाद उसके वस्तु या कार्य के उन विविध पक्षों एवं प्रक्रियाओं की ओर ध्यान दिया जाता है जिनमें प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। यथा हम देखते हैं कि हमें अगर गेहूं का अध्ययन करना है तो उसके वितरण प्रतिरूप को जानने के पश्चात यह अध्ययन करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का गेहूं बोया जाता है, प्रदेश के कितने भाग पर बोया जाता है, क्या गेहूं किसी प्रदेश या इलाके की महत्वपूर्ण फसल है, प्रति हेक्टेयर उपज क्या मिलता है, खेती का ढंग कैसा है, वहाँ सिंचाई के साधन क्या है, गेहूं उत्पादक किसानों की स्थिति कैसी है, वहाँ पर गेहूं का निर्यात किस तरह किया जाता है, और मशीनों के उपयोग में लागत, स्थानीय उपभोग इत्यादि सम्मिलित रहते हैं। तीसरा बिंदु है आर्थिक तत्व, वस्तु या कार्य विशेष का अर्थतंत्र के अन्य तत्वों तथा बाह्य वातावरण से उसका इंटर रिलेशनशिप। आर्थिक भूगोल के अध्ययन का तीसरा चरण जो उस तत्व, वस्तु या कार्य विशेष का अर्थतंत्र के अन्य तत्वों से अंतर संबंध को विश्लेषण करना है। दूसरे चरण में हमने जिन विशेषताओं का वर्णन किया वे वास्तव में विभिन्न तत्वों के अंतर संबंध एवं अन्योन्य क्रिया अर्थात एक दूसरे के ऊपर आश्रित क्रिया के परिणाम होते हैं। जो अंतर संबंध निम्न प्रकार के होते हैं, इसके उपविभाग हम करते हैं। पहला, कार्य कारण संबंध। इसके अंतर्गत उन अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो किसी आर्थिक तत्व या कार्य विशेष में किसी प्रदेश की अवस्थिति तथा विशेष वितरण प्रतिरूप को अस्तित्व में लाने के कारक होते हैं। जैसे किसी फसल के लिए निश्चित मात्रा में तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है, जहाँ ये तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते वहाँ उक्त फसल नहीं होती। यथा प्राकृतिक रबर के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अतः रबर उत्पादक स्थल विश्व त्रिकीय भागों में ही होंगे। रबर उत्पादन के लिए कुछ प्राविधिक अर्थात टेक्नोलॉजी, ज्ञान व मांग की भी आवश्यकता होती है। अतः जब तक रबर के टायरों पर चलने वाली गाड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ तब तक रबर
तैयार करने की विधि मनुष्य को ज्ञात ही नहीं थी। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जिन्हें इसके लिए आवश्यक होते हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर दक्षिणी पूर्वी एशिया की तुलना में अमेजन घाटी में रबड़ का ह्रास हुआ, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के वांछित गुण नहीं मिलते। यहाँ कार्य कारण संबंध का दूसरा पक्ष है कि जिसमें किसी आर्थिक तत्व या कार्य की किसी प्रदेश विशेष में स्थिति, वितरण एवं विशेषताओं का प्रभाव उस प्रदेश के अर्थतंत्र या संगठन पर पड़ता है। हमने यह देखा कि रबर के उत्पादन के प्रदेश दक्षिणी पूर्वी एशिया अर्थात मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये प्रदेश हम देखते हैं कि यहाँ पर रबर का उत्पादन होता है और यहाँ पर रबर को तैयार कर अन्य स्थानों पर निर्यात भी किया जाता है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं कि कार्यात्मक अंतर संबंध। कुछ आर्थिक तत्व होते हैं वो वस्तु या किसी प्रदेश के साथ साथ मिलते हैं एवं उनके उत्पादन आदि के मात्रा में भी अनुषंगी परिवर्तन मिलते हैं। एक के वितरण प्रतिरूप का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। यदि कहीं वितरण प्रतिरूप का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, यदि किसी विशेष खनिज प्राप्त हो जाता है तो उसके साथ वहाँ पर यातायात के साधन, नगर तथा अन्य कई व्यवसाय भी उसके साथ विकसित हो जाते हैं। लेकिन खनिज की समाप्ति पर अन्य चीज़ें विलुप्त भी हो सकती है। जैसे यूएसए में मक्का की खेती, सूअर पालन में कार्यात्मक अंतर संबंध है, अर्थात मक्का की खेती पर ही सूअर पालन निर्भर है। अर्थात ये एक सहायक के रूप में सूअर पालन मक्का जो खेती है, पेटी है, उसी के अंतर्गत पालन किए जाते हैं। ये कार्यात्मक अंतर संबंधों का विश्लेषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा इसका उपविभाग है क्षेत्रीय अंतर संबंध। किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले आर्थिक तत्व या कार्य पूर्णतः निरपेक्ष नहीं होते। ये कहीं न कहीं अन्य प्रदेश पर पाए जाने वाले अन्य सजातीय या विजातीय तथा प्राकृतिक मानवीय तत्वों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। दूसरी ओर उन तत्वों पर भी उस तत्व का प्रभाव पड़ता है। किसी प्रदेश के कृषि या औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की अवस्थिति, वितरण प्रतिरूप एवं अन्य विशेषताओं एवं विविध प्राकृतिक मानवीय तत्वों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। विश्व के अन्य भागों पर भी उस वस्तु के उत्पादन का प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग में यातायात के जो तीव्र साधनों की उपलब्धता और विशिष्टीकरण के चलते ही कोई भी प्रदेश आर्थिक विकास अन्य प्रदेश एवं राष्ट्रों से अछूता नहीं रह गया है। अतः अंतः प्रादेशिक एवं प्रदेशांतरिक अंतर संबंधों का विश्लेषण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में उपरोक्त जो तीनों तत्व हैं उनमें एक सूक्ष्म सा भेद है। इसका निर्धारण इस आधार पर किया जा सकता है किसी परिस्थिति विशेष में वे किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि एक तत्व कारण के रूप में है तो दूसरा कार्य के रूप में आता है। इसे हम कार्य कारण संबंध कहते हैं। इसके लिए उनका ऐतिहासिक अध्ययन आवश्यक होता है। बहुधा हम प्राकृतिक तत्वों को ही कारण मान लेते हैं, परंतु कभी कभी हम मानवीय तत्व को भी कारक हो सकते हैं। कारखाने एवं परिवहन मार्गों का संबंध क्रियात्मक होता है, क्योंकि दोनों ही औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में साथ साथ क्रियाशील रहते हैं। परंतु ऐतिहासिक प्रक्रिया में देखने पर यही कार्य कारण संबंध हो सकते हैं। यदि किसी कारखाने विशेष के लिए ही परिवहन मार्ग का विकास हुआ हो तो पहला कार्य है और दूसरा कारण। इसके विपरीत यदि परिवहन मार्ग पहले से ही विद्यमान है तथा उसका लाभ उठाने के लिए कारखाना स्थापित हुआ है तो परिवहन मार्ग कारक और कारखाना उसका परिणाम होता है। अतः हमने आज स्टडी मेथड्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन किया। ये अगले वीडियो में हम आर्थिक भूगोल के आधारभूत संकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।